कंपनी ने समझा था कि मीर कासिम भी कठपुतली है। वह कंपनी की आर्थिक मांगों को अधिक सफलता से पूरा कर सका था, परंतु 1762 ईस्वी में वेंसीटोट और मीर कासिम के बीच मुंगेर में जो समझौता हुआ था 9 धाराओं वाला, उसमें चुंगी को लेकर बात कही गई थी, जिसमें कहा गया था कि अंग्रेजों से ली जाने वाली चुंगी 9% होगी। उस दौरान भारतीयों से 9% से अधिक लिया जाता था। कलकत्ता काउंसिल ने अपनी मीटिंग बुलाकर यह डिसीजन लिया कि हम लोग कर मुक्त व्यापार करेंगे, नमक पर ही सिर्फ 2.5% चुंगी देंगे और किसी चीज़ पर कुछ नहीं। जब मीर कासिम को पता चला कि अंग्रेजों ने डिसीजन लिया है कि वो कर मुक्त व्यापार करेंगे, तो मीर कासिम ने कठोर कार्रवाई करते हुए सभी आंतरिक कर हटा लिए। अर्थात मीर कासिम के राज्य में जितने भी व्यापारी थे, चाहे वो भारतीय व्यापारी हो या अंग्रेजी व्यापारी हो, उन सबको कर मुक्त कर दिया, यानी एक समान कर दिया। वेंसीटोट और वैरेन हेस्टिंग का विश्वास था कि नवाब ने अपनी प्रजा का एक असीम अनुग्रह कर दिया, एक बहुत बड़ा काम कर दिया है, तथा अब इसके पास कोई विरोध करने का कोई तर्क नहीं है। ना तो उसके बात हम मान सकते हैं और ना ही हम उसको हटा सकते हैं। और परिषद के सदस्य चाहते थे कि नवाब अपनी प्रजा पर कर लगाए, क्योंकि केवल उसी अवस्था में वे दस्तक का दुरुपयोग कर सकते थे। इसी बीच पटना के अंग्रेजी कोठी का प्रधान एलिस था। उसने अंग्रेजों के अधिकारों और विशेषाधिकारी को और जोरदार तरीके से अपना पक्ष रखा। जब उसकी बात नहीं मानी गई तो वो पटना शहर जीत लेने तक की कोशिश की, यानी हमला किया पटना पर। कोशिश बेकार गई, उसकी सेना को नष्ट कर दिया गया और इसी के साथ अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच युद्ध छिड़ गया 1763 में, और यहाँ पर एलिस को मार दिया गया। 10 जून 1763 को मेजर एडम्स करीब 1100 यूरोपियनों और 4000 सिपाहियों के साथ मीर कासिम के बीच मैदान में कूद पड़ा। नवाब ने 15,000 सिपाहियों की एक फौज इकट्ठी की। ऑब्वियसली कासिम के पास सिपाहियों की संख्या ज़्यादा थी, फिर भी अंग्रेजों ने कटवा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूती, उदयनाला और मुंगेर एक के बाद एक जीतते चले गए। डर कर मीर कासिम पटना भाग गया। उसने सभी अंग्रेजी कैदियों और उसके प्रमुख अधिकारियों को मार दिया। इसके बाद वहां से भागकर वो अवध गया। अवध के शासक शिजाउद्दौला थे, जो वो क्षेत्र मुगल के संरक्षण में आता था और मुगल बादशाह उसमें शाह आलम द्वितीय थे। वहाँ ये तीनों मिल गए, मीर कासिम, शिजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। तीनों ने मिलकर एक संघ बना। अंग्रेजों को भगाने के लिए तीनों की मिली हुई संघ 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में अंग्रेजों के साथ भिड़ गए और अंग्रेजों की सेना की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। कंपनी की सेना में महज 7,072 सैनिक थे, जबकि मीर कासिम की सेना में 40 से 50,000 के बीच सैनिक थे। दोनों दलों की काफ़ी क्षति हुई, लेकिन अंततः अंग्रेजों की जीत हुई। बक्सर की इस जीत ने उत्तर भारत की तस्वीर ही बदल के रख दी। भारत में अब अंग्रेज को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं रह गया था। दिल्ली का मुगल शासक के साथ संधि, इलाहाबाद के साथ संधि और बंगाल का नवाब को अपने कंट्रोल में कठपुतली की तरह रखा। इस तरह से ये संपूर्ण उत्तर भारत पे हुकूमत करने का रास्ता निकल गया था। मीर कासिम से युद्ध छोड़ने के तुरंत बाद ही अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और उससे महत्वपूर्ण रियायतें प्राप्त की, मतलब छूट प्राप्त किया,
अब मनमाने ढंग से। फरवरी 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई तो अंग्रेजों ने मीर जाफर के बेटे निजमुद्दौला को अपने पिता के जगह नवाब बना दिया गया और शर्त यह रखा गया कि नवाब की सेना भंग कर दी जाएगी और बंगाल में एक नायब सूबेदार नामक मंत्री पद का प्रावधान किया जाएगा, जिसकी नियुक्ति कंपनी द्वारा होनी थी, जो शासन का पूरा प्रबंध करेगा। और बंगाल का पहला और अंतिम नायब सूबेदार रजा खां बना। अब नवाब नाम मात्र का नेता बनकर रह गया था। यह स्पष्ट शर्त 20 फरवरी 1765 ईस्वी को किया गया था, संधि में किया गया था निजमुद्दौला और अंग्रेज के बीच में। मई 1765 में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनकर दोबारा आया। क्लाइव का प्रथम कार्य परास्त शक्तियों के साथ संबंधों को निश्चित करना था। वह अवध गया तथा अवध के नवाब वजीर शिजाउद्दौला से इलाहाबाद के स्थान पर भेंट की और इस संधि को इलाहाबाद की संधि कहा गया, जो 16 अगस्त 1765 को शिजाउद्दौला और क्लाइव के बीच हुई। उस संधि की निम्न शर्तें थीं। पहला, नवाब इलाहाबाद तथा कारा के जिले सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दे। दूसरा, वह युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी को 50 लाख रुपया दे। तीसरा, वह बनारस के जागीरदार बलवंत सिंह को उसकी जागीर में प्रस्थापित करे, अर्थात उसकी एस्टेट का पूर्ण अधिकार उसे दे। चौथा, जरूरत के समय कंपनी को सैन्य सहायता देने पर सहमत हुए। बदले में नवाब के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया जाएगा, यानी कि उसको उसका राज्य लौटा दिया जाएगा और कंपनी उसकी सीमाओं की रक्षा करने के लिए सैनिक मदद देगी और बदले में पैसे लेगी नवाब से। इसके पश्चात इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 में क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ। इसके अनुसार निम्न बातें हुई। पहला, शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में आ गया था। दूसरा, नवाब ने इलाहाबाद और कारा को मुगल शासक को सौंप दिया। तीसरा, बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई। इसके लिए कंपनी द्वारा बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए का भुगतान करना निर्धारित किया गया। ये फरमान द्वारा जारी हुआ। साथ ही अंग्रेजों को बंगाल के राजस्व या वित्तीय प्रशासन पर पूर्णतः नियंत्रण हो गया और दीवानी के अधिकार भी मिल गए। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट, मुगल शासक ऊपर लिखे हुए प्रांतों में यानी कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा का निजामत कार्यों यानी प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देने पर सहमत हुआ। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के लिए कंपनी जहां वार्षिक 26 लाख रुपया देगी, वहीं पर अभी जो भी प्रशासनिक कार्य होने वाले थे उसके लिए 53 लाख रुपया बादशाह आलम को देना था कंपनी को। सुरक्षा, कानून एवं व्यवस्था और न्याय के प्रशासन का उत्तरदायित्व नवाबों के हाथों में था, लेकिन बक्सर के युद्ध के पश्चात नवाबों की सैनिक शक्ति वास्तव में मृतप्राय हो गई और कंपनी को दीवानी मिल जाने के बाद नवाबों की शक्ति पूर्णतः समाप्त हो गई, क्योंकि ना तो अब उनके पास दीवानी बचा न ही सैनिक शक्ति बचा। अवध के नवाब शिजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ये अपने मजबूरियों के कारण भी इस संधि को करने पे विवश थे और चाहते थे कि अंग्रेज उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। किससे? उस समय दो प्रमुख शक्तियों का आक्रमण होता था। पहला, अफगानी सैनिक अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में और दूसरा मराठों का। इन दोनों के आक्रमण से दिल्ली के मुगल सम्राट और अवध के नवाब दोनों परेशान थे
और लगभग हार के कगार पे थे। और साथ ही यहाँ तीसरी हार बक्सर के युद्ध में मिल गई, जिससे वहाँ संधि करने का क्लाइव के द्वारा मौका मिला और ये दोनों उसके संरक्षण में आ गए, अंग्रेजों के संरक्षण में आ गए। इन संधियों के बाद क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली अपना ली, जो 1765 से 1772 तक रहा। इसके तहत प्रशासनिक दायित्व तो बंगाल के नवाब के हाथ में था, परंतु राजस्व वसूली का दायित्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर था। प्रशासन की रीढ़ अर्थ या राजस्व वसूली के बाद वित्त जो प्राप्त होता है वो मेन होता है। अगस्त 1765 से द्वैध शासन स्थापित हो गई बंगाल में।